हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मेरा नाम समता है और बच्चों क्लास 12th में आपका चैप्टर प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, वंशागति और विविधता के सिद्धांत, ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका है। चैप्टर के कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर कराए जा चुके हैं। सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने के बाद का क्या चरण होता है कि हमें ये चेक करना होता है कि वो जो कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा है वो किस हद तक आपका क्लियर है और आपका किस लेवल तक का तैयारी हो गया है। उसके लिए हम उस चैप्टर से रिलेटेड ऐसे क्वेश्चन आंसर्स कर रहे हैं जो क्वेश्चन आंसर्स आपके एग्जाम में पहले भी पूछे गए हैं और उसी तरीके के पैटर्न पे क्वेश्चन आंसर्स पूछे जाते हैं। हम चैप्टर के साथ साथ इसको तैयार करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो हम चलेंगे स्मार्ट बोर्ड की तरफ और कल हमने एमसीक्यूज किए थे। एमसीक्यूज में मैंने आपको बोला था कि 7, 8, 10 एमसीक्यूज आप अपनी तरफ से खुद से बनाएंगे, कोशिश करेंगे बनाने की, और उसके बाद हम आज वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस करेंगे। अति लघु उत्तरीय प्रश्न में आपको प्रश्न संख्या 1 है। सभी बच्चों को इसको अपनी कॉपी में नोट भी करना है। इस तरीके के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसा कि ये प्रश्न संख्या 1 2017 में पूछा गया है। वंशागति यानी कि इनहेरिटेंस या आनुवंशिकता और आनुवंशिकी में अंतर स्पष्ट कीजिए। बहुत बार क्या होता है कि क्लास 12 पढ़ के पास कर लेते हैं, लेकिन ये अंतर नहीं पता होता। आनुवंशिक लक्षणों के जनकों से संतति में पहुंचने को आनुवंशिकता कहते हैं। मतलब ऐसे लक्षण जो माता पिता से अपने बच्चों में ट्रांसफर हो जाते हैं वो आनुवंशिकता कहलाती है। और विज्ञान की वो शाखा जिसके अंतर्गत आनुवंशिक लक्षणों एवं उनकी वंशागति का अध्ययन किया जाता है, आनुवंशिकी कहलाता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन और इसका आंसर सभी बच्चों को नोट करना है। इसमें क्या पूछा गया है, इनहेरिटेंस और जेनेटिक्स, इन दोनों में फर्क पूछा गया है। आनुवंशिक लक्षणों के जनकों से संतति में पहुंचने को आनुवंशिकता कहते हैं और विज्ञान की वो शाखा जिसके अंतर्गत आनुवंशिक लक्षणों और उनकी वंशागति का अध्ययन किया जाता है, आनुवंशिकी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए कितने लक्षणों का चुनाव किया? किन्हीं 4 लक्षणों के नाम लिखिए। यहाँ पे वहां पे एक ही मात्रा लगेगी, कंफ्यूजन नहीं करना है। मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए 7 जोड़ी विपर्यासी लक्षणों का चुनाव किया, यानी कि 7 पेयर्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स का चुनाव किया। उदाहरण के लिए मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए 7 जोड़ी विपर्यासी लक्षणों का चुनाव किया और आपको केवल 4 लिखने हैं। तो पहला लिख लिया हमने, पुष्पों का रंग बैंगनी और सफेद। फ्लावर के कलर की बात की गई जो मेंडल ने की थी कि फूल का रंग वॉयलेट होगा या वाइट होगा। सीड कलर की बात कर ली गई, हरा होगा या पीला होगा। प्लांट हाइट की बात कर ली गई, पौधे की लंबाई लंबा होगा या बौना होगा। और बीज का आकार उसकी बात की गई, तो गोल बीज होगा या झुर्रीदार बीज होगा। प्रश्न संख्या 3 है, संकर पूर्व संकरण और परीक्षण संकरण में अंतर बताइए। जिसको आपने बैक क्रॉस और टेस्ट क्रॉस मैंने समझाया था, इन दोनों में क्या अंतर है। अब आप ईयर्स को देख करके अंदाजा लगाएं कि ये कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 2014 में भी, 15 में भी, 17 में भी, 18 में भी ये पूछा गया है। इसका उत्तर क्या है, क्योंकि ये हम अति लघु उत्तरीय प्रश्न कर रहे हैं तो इसलिए आपको इसको केवल 2-3 लाइनों में ही आंसर को लिखना है। आंसर लिखेंगे, जब किसी संकर को किसी भी जनक से संकरण कराया जाता है
तो इसे संकर पूर्वज संकरण कहते हैं। शब्द से ही समझने की कोशिश कीजिए कि जो नेक्स्ट जनरेशन है उसका पेरेंटल जनरेशन से ही यदि क्रॉस करा दिया जाए तो क्या हुआ, उल्टा चल गया, बैक क्रॉस करवाया गया। और जबकि प्रथम पीढ़ी F1 जीव एवं समयुग्म की अप्रभावी लक्षण, यानी कि बैक क्रॉस का मतलब क्या है, कैपिटल टी स्मॉल टी का स्मॉल टी के साथ क्रॉस करवाया जाए। और टेस्ट क्रॉस किसे कहते हैं, जब प्रथम पीढ़ी के जीव एवं समयुग्म की अप्रभावी लक्षण वाले जीव के मध्य कराए गए संकरण को परीक्षण संकरण कहते हैं, जहां पे पेरेंटल जनरेशन का यूज नहीं हो। ये सभी बच्चे अपनी कॉपी में नोट करते चलेंगे। हम आगे बढ़ेंगे। देखिए, ये अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पूछा गया है। जैसे क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए आप, 3 तरीके से आपका ये 2 तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देखिए, दोनों अलग अलग सालों में पूछा गया, 2 अलग तरीके से पूछा गया, आंसर उसका सेम ही है। सर्वग्राही तथा सर्वदायी रक्त समूह कौन है, इनके नाम लिखिए। ये अति लघु उत्तरीय में प्रश्न पूछा गया 2014 में। या किस रुधिर वर्ग का मनुष्य सर्वग्राही होता है, 2010 में। इसमें क्वेश्चन आपको यूनिवर्सल डोनर और यूनिवर्सल एक्सेप्टर के बारे में पूछा गया है। AB ब्लड ग्रुप का जो मनुष्य है वो यूनिवर्सल एक्सेप्टर होता है, यानी हर ग्रुप का ब्लड AB ब्लड ग्रुप के व्यक्ति को चढ़ सकता है। और O रक्त समूह, O ब्लड ग्रुप जो है वो सर्वदायी होता है, यानी यूनिवर्सल डोनर है। ये इस ब्लड ग्रुप का ब्लड किसी भी ब्लड ग्रुप के व्यक्ति को चढ़ सकता है। प्रश्न संख्या 5 है, ये रुधिर वर्ग O वाला एक पुरुष रुधिर वर्ग AB वाली एक स्त्री से शादी करता है, उनकी संतानों का रुधिर वर्ग क्या होगा। देख रहे हैं यहाँ पर आप उत्तर में, यदि पुरुष व स्त्री के रुधिर वर्ग क्रमशः O और AB हैं तो इनकी संतानों में केवल A और B रुधिर वर्ग की संभावना होती है ना। या तो A रुधिर ब्लड ग्रुप होगा या B ब्लड ग्रुप होगा। इसको कैसे देखेंगे, उसके लिए हमने यूज किया पुनेट स्क्वायर। हमने जो फादर था LO का क्रॉस हुआ LALB के साथ, है ना। तो उसको हमने क्या किया, ऐसे पुनेट स्क्वायर लगा दिया। अब इसमें हमने इसको मैच कराया तो देखा LA का LO के साथ कॉम्बिनेशन बना। इस कॉम्बिनेशन में O जो है वो रेसेसिव है, इसलिए A डोमिनेंट होगा तो A ब्लड ग्रुप हो सकता है। यहाँ पे भी आप देख रहे हैं O रेसेसिव है, A डोमिनेंट है, इसलिए A ब्लड ग्रुप हो सकता है। यहाँ पे B डोमिनेंट है, O रेसेसिव है, इसलिए B डोमिनेंट हो सकता है। यहाँ पे भी B डोमिनेंट है, O रेसेसिव, इसलिए B डोमिनेंट हो सकता है। तो ब्लड ग्रुप पिता का ब्लड ग्रुप O होने के बावजूद भी जो संतानें हैं वो O ब्लड ग्रुप वाली नहीं होंगी, है ना, क्योंकि O ब्लड ग्रुप तभी शो होता है जब दोनों O वाले ही कॉम्बिनेट करें। यदि ये LO का कॉम्बिनेशन होगा तभी ये O ब्लड ग्रुप के संतान होने की संभावना है। तो इस तरीके से आपने अच्छी तरह से समझ भी लिया। अब इसको आप अपनी कॉपी में नोट भी करेंगे। प्रश्न संख्या 6 है, विभिन्नता से आप क्या समझते हैं और कोई 2 प्रकार की विभिन्नताएं
बताइए। 2015 और 2018 में ये प्रश्न पूछा गया है। एक ही माता पिता के विभिन्न संतानों में अंतर पाए जाते हैं। इस प्रकार जीवधारियों के बीच में पाए जाने वाले अंतरों को हम क्या कहते हैं? विभिन्नताएं कहते हैं। और विभिन्नता दो प्रकार की होती है, एक तो फिजिकल वेरिएशन और दूसरा जेनेटिकल वेरिएशन। दैहिक विभिन्नताएं या जननिक विभिन्नताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्योंकि ये हम वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन कर रहे हैं, तो इसमें आपको 2 लाइन, 3 लाइन या 4 लाइन मैक्सिमम में ही अपना प्रश्न का उत्तर खत्म करना है। आनुवांशिक रोग क्या हैं? एक लाइन में पूछा गया है, मनुष्य में इस रोग के 2 उदाहरण लिखिए। उत्तर है, वे रोग जो किसी संतान को अपने माता पिता से आनुवांशिक रूप से प्राप्त होते हैं, आनुवांशिक रोग कहलाते हैं। उदाहरण है वर्णांधता या हीमोफीलिया। आप सभी को पता है कि वर्णांधता या हीमोफीलिया जो है वो सेक्स लिंक्ड हेरिडिटरी डिजीज है, मेंडेलियन डिजीज की कैटेगरी में आती है। प्रश्न संख्या 8 है, लिंग सहलग्न लक्षण को परिभाषित कीजिए। मनुष्य में लिंग सहलग्न वंशागति के द्वारा उत्पन्न 2 व्याधियों के नाम लिखिए। ऊपर वाला ही प्रश्न दोबारा से पूछ लिया गया, थोड़ा सा चेंज करके। उत्तर में क्या लिखेंगे? प्राणियों में कुछ आनुवंशिक लक्षणों की वंशागति लिंग से संबंधित होती है। इसका संबंध लिंग गुणसूत्रों से होने के कारण इन्हें लिंग सहलग्न लक्षण या सेक्स लिंक्ड कैरेक्टर कहते हैं, जैसे मनुष्य में वर्णांधता, कलर ब्लाइंडनेस या हीमोफीलिया। सभी बच्चे इसको कॉपी में अपने नोट करते चलेंगे साथ साथ। इससे आपका चैप्टर नंबर 5 जो है वो अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 9 इसमें देखते हैं बच्चों, हीमोफीलिया को ब्लीडर रोग क्यों कहते हैं? उत्तर में लिखेंगे, हीमोफीलिया को ब्लीडर रोग कहते हैं क्योंकि, क्या लिखेंगे? हीमोफीलिया को ब्लीडर रोग कहते हैं क्योंकि इस रोग में चोट लग जाने या कट जाने पर रक्त का थक्का नहीं बनता, जिसके कारण रक्त लगातार बहता रहता है। इस क्वेश्चन के आंसर में आपको यही लिखना है, हीमोफीलिया को ब्लीडर रोग कहते हैं क्योंकि इस रोग में चोट लग जाने या कट जाने पर रक्त का थक्का नहीं बनता, जिसके कारण रक्त लगातार बहता रहता है। प्रश्न संख्या 10 सभी बच्चे नोट करेंगे। ऑटोसोमल ट्राइसोमी के 2 उदाहरण दीजिए तथा इनमें गुणसूत्रों की संख्या एवं अन्य अपसामान्यताएं बताइए। प्रश्न इंपॉर्टेंट है, 3 अलग अलग सालों में पूछा गया है, 2 अलग तरीकों से पूछा गया है। मानव में गुणसूत्रीय व्यतिक्रम से उत्पन्न होने वाले 2 रोगों के नाम और उनके गुणसूत्र विन्यास लिखिए। आंसर में लिखेंगे, 21वें ऑटोसोमल गुणसूत्र की ट्राइसोमी के कारण मंगोलिज्म या डाउन सिंड्रोम विकसित होता है। इनमें गुणसूत्रों की कुल संख्या 47 होती है। आप सभी को पता है कि सामान्य तौर पर जो गुणसूत्रों की संख्या है वो मनुष्यों में होती है 46, यानी 23 जोड़े क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, उन 23 जोड़ों के अलावा एक एक्स्ट्रा आ गया है। 2 रोगों के बारे में लिखना है, तो दूसरा लिखेंगे 18वें ऑटोसोमल गुणसूत्र की ट्राइसोमी के कारण
एडवर्ड्स सिंड्रोम विकसित होता है, इसमें भी गुणसूत्रों की संख्या 47 होती है। लेकिन डाउन सिंड्रोम में 21st ऑटोसोमल पर गुणसूत्र जो है उस पर ट्राइसोमी होती है, और 18वें नंबर पर जो होती है उसे एडवर्ड्स सिंड्रोम विकसित होता है। लघु उत्तरीय प्रश्न ये आप कर सकते हैं। इम्पोर्टेंस देखिए, जो मैंने आपको पहले भी कराया है कॉन्सेप्ट, उसको रिवाइज करेंगे। यहाँ पे हिंदी में दिखाया जा रहा है आपको नोट करने के लिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो जिनकी किताबें भी हिंदी में हैं और हिंदी मीडियम में ही पढ़ रहे हैं। निम्न में अंतर बताइए। क में दिया गया है जीन प्रारूप एवं लक्षण प्रारूप। जीन प्रारूप का मतलब क्या है? जीनोटाइप, और लक्षण प्रारूप का मतलब है आपका फिनोटाइप। ख पूछा गया है प्रभावी कारक एवं अप्रभावी कारक, यानी कि डोमिनेंट फैक्टर या रेसेसिव फैक्टर। इन दोनों चीजों के बारे में आपको लिखना है और अंतर लिखना है। जीनोटाइप, फिनोटाइप और डोमिनेंट और रेसेसिव। अब इसको सभी बच्चे नोट करेंगे अपनी कॉपी में। जीनोटाइप एवं फिनोटाइप में अंतर, जीन प्रारूप और लक्षण प्रारूप। जीन प्रारूप में आप लिखेंगे जीनोटाइप, लक्षण प्रारूप में आप लिखेंगे फिनोटाइप। जीन प्रारूप में लिखेंगे कि जीन प्रारूप किसी जीव के जीन संगठन को व्यक्त करता है जो वास्तव में उस जीव में विभिन्न लक्षणों को निर्धारित करता है। जैसे लंबे पौधे का जीन प्रारूप कैपिटल टी या कैपिटल टी स्मॉल टी हो सकता है। लक्षण प्रारूप में लिखेंगे कि प्रत्यक्ष रूप से यानी डायरेक्टली लक्षण प्रारूप जीवों के आकार, आकृति, रंग और स्वभाव आदि गुणों को व्यक्त करता है, जैसे पौधे की लंबाई, मनुष्य के घुंघराले बाल या आंखों का रंग। सेकेंड पॉइंट लिखेंगे समान जीन प्रारूप वाले जीवों का एक ही प्रकार के पर्यावरण या अवस्था में परिवर्धन करने पर उनका लक्षण प्रारूप भी समान होता है। इसको नोट करेंगे सभी बच्चे। लक्षण प्रारूप जो देखने में समान होते हैं उनका जीन प्रारूप संगठन समान भी हो सकता है और अलग अलग भी हो सकता है, यानी असमान भी हो सकता है। किसी भी जीव के जीन प्रारूप को स्थापित करने के लिए, किसी भी जीन के जीन प्रारूप को स्थापित करने के लिए उसके पूर्वज के अध्ययन को आधार बनाया जा सकता है। यानी किसी का अगर जीनोटाइप पता करना है तो उसकी पेडिग्री एनालिसिस करनी पड़ती है, और बाहर से दिखाई देने वाला रूप ही लक्षण प्रारूप का प्रतिनिधित्व करता है। तो ये हो गया आपका जीनोटाइप और फिनोटाइप में अंतर। तो कहीं कोई कंफ्यूजन है, क्लियर नहीं है, तो आप चैट के माध्यम से या हैंड रेज के माध्यम से पूछ सकते हैं। हम आगे बढ़ेंगे और कुछ 2-3 अंतर हैं लिखेंगे हम डोमिनेंट और रेसेसिव फैक्टर के बारे में। ये अप्रभावी युग्म विकल्पी की उपस्थिति या अनुपस्थिति में स्वयं को अभिव्यक्त कर सकता है। डोमिनेंट की बात हो रही है ना। ये रेसेसिव अगर वहां पे मौजूद है तो भी खुद डोमिनेट करेगा, और अगर रेसेसिव नहीं मौजूद है तो डोमिनेट करेगा ही करेगा। पर जो अप्रभावी होता है, अप्रभावी युग्म विकल्पी या कारक जो है, यह प्रभावी युग्म विकल्पी की उपस्थिति में स्वयं को अभिव्यक्त नहीं कर सकता। यानी जो रेसेसिव कैरेक्टर है वो उसके लिए डोमिनेंट कैरेक्टर का अनुपस्थित होना जरूरी है। अगर रेसेसिव को प्रेजेंट दिखना है तो उसके लिए
डोमिनेंट वाले को वहां से हटना होगा। डोमिनेंट क्या है? ये सभी पीढ़ियों में अभिव्यक्त होते हैं। रिसेसिव क्या है? ये सभी पीढ़ियों में अभिव्यक्त नहीं होते। मुख्यतः F1 पीढ़ी में अभिव्यक्त नहीं होते हैं, मतलब ये बहुत कॉमन नहीं है। एक और पॉइंट लिखेंगे आप डोमिनेंट में, यह एक पूर्ण क्रियात्मक एंजाइम के लिए कोडित होती है जो इसे पूर्ण रूप से अभिव्यक्त करती है। थर्ड पॉइंट में लिखेंगे आप रिसेसिव में ये एक अपूर्ण अक्रियात्मक एंजाइम के लिए कोडित होता है जो विषम युग्मजी दशा में इसकी अभिव्यक्ति को छिपाता है। मतलब इसका जो कोडिंग होता है वो कैसा होता है? या तो इनकम्प्लीट होता है या नॉन फंक्शनल होता है, इसीलिए वो शो नहीं करता, अपनी अभिव्यक्ति को छुपाता है। इसको सभी बच्चे नोट करेंगे अपनी अपनी कॉपी में। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे बच्चों, ये इंपॉर्टेंट है। पक्षियों में लिंग निर्धारण किस प्रकार होता है? हमने ZW और ZZ टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन के बारे में पढ़ा था। वो क्लियर एग्जाम में पूछा गया 2017 में कि पक्षियों में लिंग निर्धारण किस प्रकार होता है। उत्तर में लिखेंगे पक्षियों में लिंग निर्धारण, हेडिंग डालेंगे, इसको लिखेंगे ZW-ZZ गुणसूत्रों द्वारा लिंग निर्धारण, सेक्स डिटर्मिनेशन बाय ZW एंड ZZ क्रोमोसोम्स। उत्तर में लिखेंगे ये क्रियाविधि कुछ कीटों जैसे कि तितली और मॉथ और कुछ कशेरुकियों जैसे वर्टिब्रेट्स मछलियों, सरीसृपों और पक्षियों में पाई जाती है। नर में दो समरूपी लिंग गुणसूत्र यानी होमोमॉर्फिक सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं, एक जैसे होते हैं, जिन्हें ZZ से निरूपित किया जाता है। इनसे होमोगैमीट्स उत्पन्न होते हैं, मतलब एक जैसे गैमीट्स इससे उत्पन्न होते हैं, है ना। और इसके विपरीत मादा में, यानी कि इसमें फीमेल होमोगैमिटी पाई जा रही है और फीमेल क्या पाई जा रही है? हेट्रोगैमिटी पाई जा रही है और मेल होमोगैमिटी पाई जा रही है। यहाँ पे होमोगैमिट्स किस में आ रहे हैं? ZZ से, जिसे निरूपित किया जा रहा है। इसके विपरीत मादा में यानी फीमेल में दो विषम रूपी लिंग गुणसूत्र हेट्रोगैमिटी इसमें पाई जा रही है, जिसे ZW से शो किया जाता है। इनमें हेट्रोगैमीट्स उत्पन्न होते हैं। इसलिए मादा जो है, इसमें जो होने वाली संतति है वो नर होगी या मादा होगी, ये डिपेंड करता है मादा के ऊपर, क्योंकि मादा दो प्रकार के अंडाणु उत्पन्न करती है, जिनमें या तो Z गुणसूत्र होते हैं या W वाले गुणसूत्र होते हैं। और नर में जो शुक्राणु होते हैं वो सभी के सभी समान प्रकार के होते हैं। सभी के सभी कैसे होते हैं? समान प्रकार के होते हैं। ये आपका पूछा भी गया है एग्जाम में, आपके यूके बोर्ड में भी पूछा गया है कि ZZ और ZW टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन किस में पाया जाता है, तो उसको आपको आना चाहिए ताकि आप एग्जाम में अच्छे से ब्रीफ करके लिख सकें। यहाँ तक सभी बच्चों ने लिख लिया, तो हम आगे लिखेंगे अतः इन जीवों में लिंग निर्धारण मादा के W गुणसूत्र या W क्रोमोसोम के द्वारा होता है। जब नर का शुक्राणु मादा के Z युग्मक से संलयन करता है तो ZZ युग्मनज बनता है, जिससे नर संतति उत्पन्न होती है। यदि शुक्राणु मादा के W युग्मक से संलयन करता है तो ZW युग्मनज बनता है, जो मादा का विकास करता है। इस प्रकार संतति में 1:1 अनुपात उत्पन्न होने की संभावना होती है। इसको सभी बच्चे नोट कर लेंगे आगे, इन दोनों लाइनों को।
नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे बच्चों। कोई भी बच्चा वर्णांध पैदा नहीं हुआ जबकि उनके पिता वर्णांध थे, कारण सहित समझाइए। मतलब क्या कॉम्बिनेशन में कैसी जनरेशन आएगी ये आपको समझना होगा। जब आपको केवल ये क्वेश्चन आए तो आपको माइंड में रखना है कि यदि कोई बच्चा वर्णांध नहीं हुआ है, कलर ब्लाइंडनेस वाले रोग की बात कर रही है, तो आपको रिकॉल करना होगा कि यदि पिता वर्णांध थे तो भी बच्चे सामान्य कैसे हुए या दूसरे प्रकार के कैसे हुए। जब एक वर्णांध पुरुष का विवाह, इसको लिखेंगे सभी बच्चे, जब एक वर्णांध पुरुष का विवाह एक सामान्य स्त्री से किया जाता है तो इन दोनों से उत्पन्न होने वाली सभी पुत्रियां वाहक होंगी। यानी कि पिता वर्णांध है और माँ सामान्य है, तो जो भी लड़कियां होंगी वो वाहक होंगी। इनमें वर्णांधता के लक्षण प्रकट नहीं होते हैं, लेकिन ये वर्णांधता को अगली पीढ़ी में ट्रांसफर अवश्य कर सकती हैं। ये कैरियर होती हैं, जबकि सभी पुत्र जो है वो सामान्य होंगे। और इसे निम्नलिखित तरीके से प्रदर्शित भी किया जा सकता है, जहां पर सामान्य माता है, वर्णांध पिता है। दोनों में ही कलर ब्लाइंडनेस का जो क्रोमोसोम है वो सेक्स क्रोमोसोम पर अटैच्ड होता है, इसलिए एक्स पर ही अटैच है। अब इसको जब हम कॉमन मैच करते हैं तो हम देखते हैं कि एक वाहक पुत्री हो सकती है, पहले नंबर पे दूसरी वाहक पुत्री हो सकती है, तीसरे नंबर पे एक सामान्य पुरुष हो सकता है या दूसरा भी सामान्य पुत्र हो सकता है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे बच्चों। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इनको मैं क्वेश्चन आंसर के रूप में सामने इसलिए लाई हूं कि इसको नोट करने के बाद आपको अपने एग्जाम की कॉपी में कहीं अलग से तैयार करके लिखने की जरूरत नहीं है, ये सफिशिएंट है। अगर एज इट इज आप अपनी एग्जाम की कॉपी में लिख देते हैं तो आपको 100% मतलब पूरे मार्क्स उस क्वेश्चन में मिल जाएंगे। प्रश्न संख्या 4 है, हीमोफीलिया से ग्रसित एक पुरुष का विवाह एक सामान्य स्त्री से किया गया। उनकी संतानों में इस रोग की वंशागति को रेखा चित्र से समझाइए। मतलब आपको डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन करना है इसका। उत्तर में लिखेंगे, यदि हीमोफीलिया से ग्रसित किसी एक पुरुष किसी सामान्य स्त्री से विवाह करता है तो उसके सभी पुत्र सामान्य और सभी पुत्रियां रोग की वाहक होंगी। और ये चार्ट बनाएंगे जहां पे मेल गैमीट्स और फीमेल गैमीट्स लिखा आपने, होमोफिलिक कैरेक्टर्स और नॉर्मल मदर लिखा, हीमोफिलिक फादर लिखा, नॉर्मल मदर लिखा। एक्स लिंक्ड सेक्स लिंक्ड क्रोमोसोमल कैरेक्टर है ये, तो इसलिए एक्स पे एच का क्या है, कैरियर है। ये हीमोफिलिक फादर जो है उसका एक्स क्रोमोसोम जो है वो हीमोफीलिया के जीन से ग्रसित है। मदर नॉर्मल है, संभावना क्या बन सकती है उसके बारे में हम बात करेंगे। एक्स एच और वाई में यहाँ पे क्या हुई, गमीटोजेनेसिस की प्रोसेस हुई और एक्स एच और यहाँ पे वाई अलग अलग हो गए। फीमेल गैमेट्स आप सभी को पता है एक्स एक्स होते हैं, तो एक्स का एक्स एच के साथ मैच हुआ यहाँ पर, इसका एक्स का एक्स एच के साथ मैच हुआ यहाँ पर, यहाँ पे नॉर्मल एक्स नॉर्मल वाई का मैच हुआ और नीचे भी नॉर्मल एक्स नॉर्मल वाई का मैच हुआ। यानी कि जितने भी पुत्र थे वो सभी सामान्य थे और जितनी भी पुत्रियां थीं वो कैसी थीं, सभी के सभी कैरियर्स थीं। मतलब सभी के सभी पुत्रियां जो हैं वो कैरियर थीं, इस रोग की वाहक थीं। सभी बच्चे इसको नोट करेंगे अपनी कॉपी में। प्रश्न संख्या 4 सभी बच्चे नोट कर लेंगे अपनी कॉपी में। इसमें हीमोफीलिया के बारे में बताया गया है। इसमें अगर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं चैट के माध्यम से या हैंड रेज के माध्यम से।
हीमोफीलिया का जैसा आपको एक केस सामने दिखाई पड़ा, प्रश्न इसी प्रकार से पूछे जाते हैं। मैंने आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाते समय भी बार बार बताया था, जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो ठीक इसी प्रकार के, ऐसे ही अलग अलग केसेस पूछे जाते हैं और उसमें किस तरीके से, जब यदि हीमोफीलिया से ग्रसित एक पुरुष सामान्य स्त्री से विवाह करता है तो क्या कॉम्बिनेशन होगा, यदि एक हीमोफीलिया वाला व्यक्ति कैरियर वुमन से शादी करता है तो क्या कॉम्बिनेशन होगा। तो इस तरीके से आपको 3-4 जो कॉम्बिनेशंस हैं उनकी प्रैक्टिस करनी है। अगले सेशन में हम क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम वाला क्वेश्चन करेंगे और हीमोफीलिया वाला जो क्वेश्चन है, मैंने आई होप सभी बच्चों ने अपनी कॉपी में इसको नोट कर लिया होगा। बच्चों, आज के सेशन में बहुत अच्छी तरीके से क्वेश्चंस और आंसर्स को नोट करने के लिए, अच्छी तरीके से अपनी तैयारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आई होप कि जब आप ये क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं तो कॉन्सेप्ट किस हद तक क्लियर है ये आपको समझ में आ रहा होगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे। टेक केयर।